हम लेकर आए हैं जिसका नाम है बातें सितारों की। और यहाँ पर बात सितारे की नहीं, एक बहुत बड़ी आकाश गंगा यानी कि पूरी गैलेक्सी की करेंगे। और उस गैलेक्सी का नाम है मोहम्मद रफी साहब। क्योंकि संगीत जगत में अगर कोई आकाश गंगा का रूप ले सकते हैं तो वो रफी साहब है। क्योंकि वो रोमांटिक गाने भी इतने सादगी से गाते थे, वे कॉमेडी सॉन्ग्स भी इतने कमाल के गाते थे, वे ड्रामेटिक सॉन्ग, सैड सॉन्ग या यूं कहे उछलने कूदने वाले गाने जिन्हें आज के जमाने में कहा जाता है, जो आपने सुना होगा, चाहे मुझे कोई जंगली कहे कोई सहानी नहीं है दोस्तों। इतने कमाल कमाल के सुरों में उन्होंने कई गीतों को पिरोया है कि आज भी उन गीतों को सुनते हैं तो लगता है कि नहीं, ये गाना सिर्फ रफी साहब ही गा सकते थे। लेकिन दोस्तों, सिर्फ गायकी की वजह से ही रफी साहब को नहीं जाना जाता। पिछले एपिसोड में आपने जिस तरह से जाना कि दानवीर कितने बड़े थे रफी साहब, दान पुण्य करने में हमेशा आगे रहते थे। और इसलिए नहीं कि मुझे इसका कोई पुण्य मिल जाए, उन्हें लगता था कि ये जिम्मेदारी है उनकी कि उन्हें ऊपर वाले ने दिया ही इसलिए है कि वो औरों को दे सके। और ऐसी महान सोच हर किसी की नहीं होती दोस्तों। इसके साथ ही रफी साहब का एक और कमाल का उसूल था दोस्तों, जो आज के जमाने में शायद ही किसी के पास हो, स्पेशली इन फिल्म इंडस्ट्री। रफी साहब ने जब पहला गीत गाया, आप बिलीव नहीं करेंगे, कोरस में गाया था उन्होंने। नौशाद साहब के साथ जब हिंदी फिल्मों में शुरुआत हुई उनकी, तो कोरस में गीत गाया। आप बस इमेजिन कीजिए दोस्तों कि रफी साहब को कितने पैसे मिले होंगे। आप मिनिमम क्या आंकड़ा आपके दिमाग में आता होगा, या ऐसा क्या नंबर आएगा? 1000, 500 रुपए, 200 रुपए, चलिए उस वक्त के हिसाब से 100 रुपए पकड़ लेते हम, तब शायद बड़ी बात रहती हो। कोरस में गाना गाया था रफी साहब ने, कोरस में। और शायद आप लोगों ने वो आंकड़ा सोच लिया हो, कई लोगों को पता भी हो जानकारी। रफी साहब को उस गीत को गाने के लिए कोरस में 1 रुपया मिला था। 1 रुपया, आप इमेजिन कर सकते हैं दोस्तों। अब ये 1 रुपया उन्हें मिला था कोरस में गाने के लिए, ठीक है। रफी साहब ने फेमस होने के बाद, भारतीय हिंदी सिनेमा संगीत जगत में धूम मचाने के बाद भी कई ऐसी फिल्में बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स के लिए या अच्छे कॉज के लिए की, जिसमें रफी साहब ने 1 रुपया भी नहीं लिया, या यूं कहो सिर्फ 1 रुपया लिया। ये शख्सियत थी रफी साहब की, जो रुपयों पैसों से अपने काम को नहीं तोलते थे। और देने वाले भी शायद उन्हें कभी रुपयों पैसों में नहीं तोल पाएंगे कि रफी साहब इतने अमीर आदमी थे। रफी साहब दिल के राजा आदमी थे। असल में दिल का राजा वही होता है जो कभी कुछ मिल जाए इसलिए कोई काम नहीं करता, वो इसलिए करता है कि मेरे पास कुछ है और वो मैं किसी को दे दूं। ये शख्सियत रफी साहब की थी। एक किस्सा ये मैंने किसी मैगजीन में नहीं पढ़ा दोस्तों, ये जितेंद्र साहब ने खुद अपने होठों से बयां की थी ये बात, कि जितेंद्र साहब एक फिल्म बना रहे थे और उस फिल्म में उन्होंने रफी साहब को साइन किया कि भाई आपको ये गीत गाना है। और रफी साहब के जो मैनेजर थे उन्होंने बात तय कर ली कि भाई इतना पैसा रफी साहब लेंगे। जितेंद्र साहब ने हाँ कह दी कि भाई जो भी अमाउंट है वो आपको दे दिया जाएगा। और वो दौर ऐसा था कि पैसों के मामले में, उस लेन देन में काफी क्लियरिटी हुआ करती थी उस दौर में। आज की तरह नहीं कि जीपे कर देंगे लेकिन वो जमाना इतना कमाल का था दोस्तों, इसलिए उस वक्त का सिनेमा, उस वक्त का संगीत, फिल्में आज भी लोग याद रखते हैं और आज का आधे घंटे बाद ही भूल जाते हैं। लेकिन जितेंद्र साहब ने भाई साइन कर लिया रफी साहब को। अब किसी कारण से वो फिल्म जो है वो बन नहीं पाई, प्रोडक्शन का इशू रहा या जितेंद्र साहब खुद बिजी थे। कुछ सालों बाद दोबारा से फिल्म का काम शुरू हुआ। अब रफी साहब के साथ उस वक्त पे किशोर दा को भी साइन किया गया था, क्योंकि किशोर दा भी अपने आप में बड़े कमाल के विलक्षित गायक थे और अलग तरह की सिंगिंग के लिए जाने जाते थे। तो किशोर दा और रफी साहब की जोड़ी तो आप सबको जानते हैं कि उनकी दोस्ताना के गाने कितने सुपर डुपर हिट रहे, और भी कई फिल्मों में उनके गाने एक साथ रहे। तो जितेंद्र साहब ने फिल्म के लिए दोबारा काम शुरू किया, किशोर दा को दोबारा बुलाया। अब किशोर दा जो थे बड़े प्रोफेशनल थे और वो अपनी बात के लिए हमेशा जाने जाते थे कि भाई वो बिना पैसे के काम नहीं करेंगे, ये उनकी शख्सियत थी, उनका अपना मानना था। रफी साहब बिल्कुल उलट थे, वे इस मामले में बिलीव ही नहीं करते थे कि पैसा कितना मिल रहा है, क्या मिल रहा है, सब मेरा मैनेजर देख लेगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब भाई बात हुई कि फिल्म का काम दोबारा शुरू होगा। किशोर दा ने अपने पैसे मांगे कि भाई मैं इतने पैसे चार्ज करूंगा दोबारा गाने के। जितेंद्र साहब ने कहा हाँ बिल्कुल साहब, आपके पैसे बनते हैं। उन्होंने पैसे दिए। अब रफी साहब से बात हुई नहीं, क्योंकि रफी साहब का काम उनके सेक्रेटरी या मैनेजर संभाल रहे थे। तो उनके मैनेजर को भी लगा कि भाई ठीक है, रफी साहब दोबारा इस फिल्म में गाना गाएंगे तो उनके भी पैसे बनते।
जितेंद्र साहब ने उन्हें भी पैसे दे दिए। अब जब ये बात पहुंची रफी साहब तक, वो पैसे पहुंचे रफी साहब तक, तो रफी साहब ने पूछा भाई ये पैसे किस लिए? मैं तो इनकी फिल्म का साइनिंग अमाउंट ले चुका हूँ, ऑलरेडी मैं काम कर रहा हूँ, उसका पैसा मैं ले चुका हूँ, फिल्म कुछ समय के बाद शुरू हो रही है, इसका मतलब पैसे थोड़े ना बदल गए, पैसे तो वही थे जो मैंने लिए थे, अब ये पैसे किस लिए? तो उनके मैनेजर ने काफी समझाया, अरे भाई किशोर दा ने लिए हैं, आप गायक हैं, बड़े फेमस हैं, आप नंबर 1 हैं, आप अपने पैसे लीजिए, प्रोड्यूसर दे रहा है तो आप ले क्यों नहीं रहे? तो रफी साहब ने अपने मैनेजर को काफी डांटा और कहा कि नहीं भाई, वो पैसे दे चुके हैं, अब दोबारा किस बात के पैसे? वो गाना तो मैं गाऊंगा क्योंकि पैसा ऑलरेडी ले चुका हूँ। भाई वो मैनेजर मरता क्या ना करता, उन्होंने कहा भाई आप जितेंद्र साहब से कहिए, क्योंकि जितेंद्र साहब ने ही जिद करके मुझे पैसे दिए। रफी साहब का वो कद था दोस्तों कि उन्होंने रफी साहब ने जितेंद्र साहब को फोन किया, उस वक्त के स्टार, और उन्हें डांट लगाई, फटकारते हुए कहा बड़े पैसे आ गए तुम्हारे पास, हाँ? मैंने एक बार पेमेंट ले लिया, उसके बाद भी दे रहे हो? जितेंद्र साहब ने भी समझाया, अरे भाई आप दोबारा से गा रहे हैं और चूंकि आपकी फीस है। तो रफी साहब ने कहा कि फीस के लिए ही काम करना होता तो आज मैं यहाँ नहीं होता, और रही बात ये फिल्म तुम्हारी है, इस फिल्म का हिस्सा मैं भी हूँ, तो फायदा नुकसान, लेट डिले, समय पे आगे पीछे जो भी हो उसका हिस्सेदार मैं भी हूँ। तो तुम ये सब मत सोचो, अपने पैसे ले लो और मैं तुम्हारे लिए गाना गाऊंगा और जरूर गाऊंगा। जितेंद्र साहब उस जमाने के बारे में बताते हैं कि जब इंडस्ट्री ग्रो हो रही थी और उस वक्त पैसा धीरे धीरे बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा था सभी के लिए, क्योंकि था हमेशा से और आज भी है। लेकिन रफी साहब जैसा व्यक्ति जो चाहता कि भाई मैं तो और पैसे लूंगा, तो शायद जितेंद्र जी और भी दे देते, पर उन्होंने कहा कि मैं बिल्कुल भी कुछ नहीं लूंगा क्योंकि मैं पैसा एडवांस ले चुका हूँ। ये शख्सियत रफी साहब की थी दोस्तों, और इतने कमाल के थे रफी साहब। शायद प्रोफेशनलिज्म का सही मायनों में तरीका उन्हें ही आता था, क्योंकि वो एडवांस ले चुके थे और चाहते तो अपना फायदा भी उठा सकते थे बड़े होने का, लेकिन नहीं उठाया। इसलिए तो दोस्तों उनके गानों में उनकी आत्मा तक जुड़ी होती थी और सुनने वाले की आत्मा तक उनके गानों से जुड़ जाती है। कहते हैं ना, जब कोई चीज दिल से निकलती है तो दिल तक पहुंचती है। ये कमाल था रफी साहब का। तो दोस्तों लेता हूं आपसे अलविदा, सुनते रहिए बातें सितारों की। मिलूंगा अगले किस्से के साथ, बातें सितारों की।